ओम अरुणोदराय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे अथर्वा क्लासेस में आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अपने पथ की ओर अग्रसर हो, स्वस्थ रहें और आपका जीवन और भविष्य हमेशा उज्जवल रहे। आप कठिन परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें और मैं आपका सहयोगी बन सकूं। आइए हम आज जिस विषय में चर्चा करते हैं, सर्वप्रथम तो कल हमने जिस विषय में चर्चा की थी, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियों के विषय में चर्चा चल रही थी। भाग 1, आज दूसरे भाग के ऊपर चर्चा चलेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। ताम्र पाषाण कालीन स्थल क्या कहां थे, आइए देखते हैं। ताम्र पाषाण कालीन स्थल, पहला बलूचिस्तान, सिंधु, राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जिसमें बलूचिस्तान में बलूचिस्तान सभ्यता पाई गई। जो मेहरगढ़ है, वहां पे नाल, कुल्ली और क्वेटा में यह सभ्यता बलूचिस्तान सभ्यता प्राप्त हुई है। सिंधु के अंतर्गत आमरी सभ्यता और कोर्डिजियान सभ्यता, दो सभ्यताएं प्राप्त की गई हैं सिंधु में। इसके पश्चात आता है राजस्थान। राजस्थान जो प्रांत है, यहां से राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया गया है इस क्षेत्र को, जिसमें पहला है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में जो सभ्यता प्राप्त हुई है, सोपी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सोपी सभ्यता यहाँ की उत्तर पश्चिमी सभ्यता सोपी सभ्यता थी। और क्षेत्र जहां से ताम्र पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा राजस्थान में है। सोपी सभ्यता यहाँ से प्राप्त की गई है, उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र है कालीबंगा। फिर आता है राजस्थान में उत्तर पूर्वी का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राजस्थान। उत्तर पूर्वी राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता प्राप्त की गई और क्षेत्र का नाम था गणेश्वर स्थल। इसके बाद राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास सभ्यता प्राप्त हुई है और यहाँ है आहार व गिलंद संस्कृतियां, यहाँ के उपकरण प्राप्त किए गए हैं ताम्र पाषाण कालीन। इसके बाद आता है आपका पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र। पश्चिमी महाराष्ट्र प्रांत जो था, यहां से शवालका सभ्यता और जोरो सभ्यता, दो सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। शवालका सभ्यता जोरो संस्कृत है। जोरो सभ्यता जो है, जोरो संस्कृत यहाँ के जो स्थल थे जोरो के, दायमाबाद, इनाम गांव, नेवासा, सोमगांव। इसके बाद आता है आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश से मालवा सभ्यता, जो इसका स्थल था, क्षेत्र था, गंगवाड़ा और कायथा संस्कृति यहाँ से प्राप्त हुई है। मालवा सभ्यता पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, कायथा में। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में आचार, कलड़, पाटरी सभ्यता यहाँ से प्राप्त हुई है। अतरंगी खेड़ा स्थल है, वहां से लाल किला शहर भी इसी के अंतर्गत है, अतरंगी खेड़ा के अंतर्गत। इसके बाद आते हैं इस काल के लोग, यानी ताम्र पाषाण कालीन लोग जो थे, पशुपालन और कृषि कार्य में निपुण थे। पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे। और पालन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पशुपालन में ये लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस पालते थे, अपने पास रखते थे। और हिरण का शिकार ताम्र पाषाण काल के लोग करते थे। फसलों की उपज के बारे में जान लेते हैं। खेती के अंतर्गत गेहूं और चावल ताम्र पाषाणी लोग उपजाते थे। इसके अतिरिक्त बाजरे की भी खेती की जाती थी इस समय। दलहनी फसलों के अंतर्गत मसूर, उड़द और मूंग आदि
फसलें भी पैदा करते थे ताम्रपाषाण काल के लोग। दायमाबाद जो क्षेत्र था, दायमाबाद जो स्थल है, यहाँ 200 राजस्थान का जो दायमाबाद स्थल है, दायमाबाद जो जोरवो सभ्यता है, इसके अंदर 200 जोरवो स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है महाराष्ट्र का। दायमाबाद यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा अगर स्थल पूछा जाए कि उस प्रांत का नाम बताइए जहां पे सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, तो वो स्थान था दायमाबाद और वो था पश्चिमी महाराष्ट्र में। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जिसका ये लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र है ये, जिसमें लगभग 4000 लोग निवास कर सकते थे। यह दायमाबाद अत्यधिक बड़ा और विस्तृत क्षेत्र था, 200 हेक्टेयर का था। इसको साफ करके आप जानते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल और भी कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से उनके विषय में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल और कौन से हैं। एक तरफ स्थल है, राज्य है और प्राप्त साक्ष्य, किस प्रकार के साक्ष्य किन स्थलों से प्राप्त किए गए हैं। पहला आता है इनाम गांव। इनाम गांव का स्थल जो है ये महाराष्ट्र में है। इनाम गांव, यहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कच्ची मिट्टी के मकानों व गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं इनाम गांव से, जो महाराष्ट्र में है। दायमाबाद का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का ही क्षेत्र है दायमाबाद। यहाँ ये क्षेत्र जो है प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। दायमाबाद का क्षेत्र जहाँ तांबे के प्रचुर मात्रा में प्रमुख वस्तुएं प्राप्त की गई हैं, जिसमें पहला है रथ चलाते हुए मनुष्य, दूसरा हाथी, तीसरा सांड और चौथा गैंडा के साथ प्राप्त हुए हैं तांबे के, तथा यहां से कलश समाधान के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। कलश जो होता था वो घरों के फर्श के नीचे रखने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं उत्खनन द्वारा। अगला आता है तीसरा नौदा टोली जो स्थल है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इस क्षेत्र का जो उत्खनन किया था उनका नाम था HD शांकलिया ने इस क्षेत्र का उत्खनन किया था। और यहाँ से जो उपकरण ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है नौदा टोली, और यहाँ से चित्रित कालीन मृदभांड प्राप्त किए गए हैं उत्खनन द्वारा। अगला था मेवासा स्थल जो है ये भी महाराष्ट्र का ही क्षेत्र है। यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं नेवासा से। इसके बाद आता है पांचवा स्थल ताम्रवती। ताम्रवती जो है ये राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान प्रांत में आता है ताम्रवती। यहाँ के मध्यभाग सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए प्राप्त किए गए हैं ताम्रवती से। दायमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में यहाँ से कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए दायमाबाद प्रसिद्ध है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्र पाषाण कालीन थे। पश्चिमी भारत के जो महाराष्ट्र स्थल थे ताम्र पाषाण कालीन थे। इनमें इनाम गांव जो आता है, इनाम गांव यहाँ एक बड़ी बस्ती के साथ ही मिले थे, जिसमें सबसे अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं उत्खनन द्वारा। इनाम गांव में यह बस्ती किलाबंद है तथा
खाई से घिरी हुई है। इनाम गांव की जो बस्ती है किले से बंद थी और किनारे किनारे खाई बनी हुई थी स्थल में। आइए साथ करके और भी जानकारी देते हैं। ताम्रपाषाण कालीन एक सबसे बड़ी बस्ती तथा इसमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद तथा इस बस्ती के चारों तरफ खाई बंधी हुई थी और यह क्षेत्र था महाराष्ट्र प्रांत का और इस स्थल का नाम था इनाम गांव से इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। एक चीज और, इनाम गांव से मात देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। मात देवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो इनाम गांव से ही प्राप्त हुई है। अच्छा, इससे यह सिद्ध होता है कि ये लोग मात देवी की पूजा करते थे। इस काल के लोग ताम्रपाषाण कालीन लोग परिचित थे। किससे? वस्त्र निर्माण विधि से परिचित थे। ताम्रपाषाण काल के लोग रोड शैली में बनी मिट्टी की वृषभ यानी सांड आकृतियां पाई गई हैं और वो क्षेत्र था मालवा और राजस्थान से वृषभ की आकृतियों के रोड शैली की बनी मिट्टी की आकृतियों के वृषभ पाए गए हैं। कहां से? मालवा और राजस्थान से। एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं और यह क्षेत्र था कैथा का क्षेत्र जहां से प्राप्त हुआ है। कैथा में गणेश्वर का जो क्षेत्र था राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट यह क्षेत्र स्थित था और यहां से जो तांबे की वस्तुएं मिली हैं उनमें जैसे तीर के नोक प्राप्त हुए हैं, बर्छे के फाल, बस्तियां, सेल्ट, कंगन और छेनी आदि वस्तुएं प्राप्त की गई हैं तांबे की। गणेश्वर संस्कृति को प्राग हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ गणेश्वर के संस्कृति के जो लोग थे ये लोग हड़प्पा में तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति किया करते थे। यहां से गैरिक रंगीन मृदभांड OCP के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से? गणेश्वर से। गणेश्वर संस्कृति को प्राग हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है जिसके भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई है। मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति जो है गणेश्वर संस्कृति के ही लोग करते थे। गणेश्वर के लोग अंशतः यहाँ के लोग कृषिजीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। गणेश्वर के लोग किस प्रकार के थे? कृषिजीवी थे और शिकार भी किया करते थे। आज यही टॉपिक को समाप्त करते हैं। कल कैथा संस्कृति के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी पे चर्चा और आगे होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।